जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और आज के इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी का जो हम पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसमें आज का मैं पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ 12/12/2018 में हुआ ग्रुप डी का पेपर। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये सीरीज में ये 7वें नंबर का जो है पेपर चल रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पिछले वीडियो से ये क्वेश्चन लेता हुआ आ रहा हूं मैं, ध्यान दो क्या है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चल के बिंदु ए पे पहुंचता है। तो पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये मैंने 4 किलोमीटर के लिए ये लाइन बना दी, ये रहा ओ बिंदु और यहाँ से ए पर वो पहुंचा है। फिर वहां से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे पहुंचता है। अब यहाँ से फिर वो चला दाएं और ये 4 किलोमीटर और ये बी बिंदु पर पहुंच गया, ये बना दिया मैंने। फिर दाएं और 4 किलोमीटर चल के सी पर पहुंचता है। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 4 किलोमीटर फिर से बना दिया और यहाँ पर बिंदु बन जाएगा सी। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल के बिंदु डी तक जाता है। अब यहाँ से यहाँ नीचे आएगा क्योंकि दाया बोला है, मैं सिर्फ पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को समझना है, बेसिक डिटेल नहीं समझा पाऊंगा, है ना। इसके बाद में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल के ई पर पहुंचता है। तो ये 3 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक गया और ये 4 किलोमीटर पे फिर ये ई बिंदु पे पहुंच गया। इसके बाद में दाएं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो ये मैंने यहाँ नीचे की तरफ 5 किलोमीटर कर दिया ये, और ये बिंदु है एफ। अब इसके बाद में पूछा क्या गया है कि बिंदु डी और बिंदु बी के बीच की कम से कम दूरी कितनी है। अब देखो यहाँ पर बिंदु बी और बिंदु डी के बीच की दूरी पूछी गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब ये कितनी दूरी है 4 और ये कितनी है 3, तो यहाँ पर 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करोगे तो 16 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 25, है ना। और 25 को करनी में करोगे तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इसीलिए करनी 25 बराबर 5। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। देख लो यहाँ पर पांचवा आंसर जो है वो सही है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, वह आकृति ढूंढे जो निम्नलिखित समरूपता के प्रश्न को प्रतिस्थापित करे। यानी कि इस चीज को देख करके इसको पहचानना है और वैसा ही आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एरो है ऊपर की तरफ दिख रहा है, यहाँ पर ये आकृति में ये इसका विपरीत हो गया। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर बस आपको सबसे पहले फर्स्ट चीज को पकड़ना होता है, पूरे क्वेश्चन को पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आउट आप देख रहे हो ये यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना, ये मैंने ऐसा बना दिया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, एक पॉइंट को पकड़ के उसको ढूंढना चाहिए। अब देखते हैं कि ये वाली आकृति हमको कहाँ मिलेगी। मैं नीचे ऑप्शंस को दिखा रहा हूं, देखो ये दिखा क्या पहले में, बिल्कुल नहीं। दूसरे में दिखा क्या, नहीं, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ है। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि ऊपर की तरफ भी पॉइंट नीचे की तरफ भी पॉइंट, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या तीसरी आकृति है, नहीं, जैसी मैंने आकृति बताई थी वैसी नहीं है। और क्या चौथी आकृति है, हाँ चौथी आकृति में पॉइंट नीचे तो मिल रहा है, लेकिन फिर से मैं आपको पीछे वही आकृति दिखा रहा हूं ताकि वो, क्योंकि छोटा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है, जब ये वाला, सॉरी ये वाला मैंने बना दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब किस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि एरो इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा। अब हम चौथे वाले को देखते हैं क्योंकि हमने उसको वहीं पर छोड़ा था। तो चौथे वाले ऑप्शन में 3 तो गलत हो ही गए हैं। चौथे वाले ऑप्शन में आप बोलोगे सर ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा क्या, बिल्कुल सही बात है। कायदे से देखा जाए तो आंसर ये होना चाहिए जब एरो इस तरफ होगा। इसीलिए एग्जामिनर ने लिखा हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found in this question answer, so this question is ignored for all the candidate। यदि आप मेरी इस सीरीज को जो है सतत देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर एग्जामिनर ने खुद गलत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो लोग नए हैं वो देख रहे होंगे, जो सीरीज है वो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथन एवं निष्कर्ष, है ना। मैं थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, ये रहा कथन निष्कर्ष। क्या कहा गया कथन में कि डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कथन है। अब कथन के क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस आधार पे हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला निष्कर्ष, सुबह का योगा अभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर गलत क्यों लगाया, जब भी ध्यान से समझिए ये एकमात्र शब्द या केवल शब्द ये निष्कर्ष में आ जाते हैं तो वो निष्कर्ष गलत होता है। ये नियम याद रखना कथन और निष्कर्ष में। तो यहाँ पर बात कही गई सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन एकमात्र नहीं बोला गया है, इसलिए निष्कर्ष में जब भी एकमात्र और केवल शब्द आ जाए जो स्पेसिफिक करते हो किसी चीज को तो वो गलत होता है। अगला है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर तो सुबह का बोला गया है, तो आप बोलोगे सर शाम का नहीं बोला, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि शाम की बात यहाँ हुई नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष भी गलत होगा। इसका मतलब कि इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा वाला, ना तो एक और ना ही दो अनुकरण करता है। ये देखो ये इधर उधर घूम जाता है ना। एक सेकेंड, ये यहाँ पर आएगा, इसका आंसर क्या होगा, ना तो एक ना दो क्या करता है, अनुकरण करता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, यदि इस क्वेश्चन का मजा चाहते हो तो पहले रुक करके खुद करो, तब मैं जो समझा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना क्या गलती होती है रीजनिंग में। अब यहाँ पर कहा गया है कि श्री ने जय की ओर संकेत करते हुए कहा। अब यहाँ पर आप सामान्य रूप से यदि पहले कर चुके हो तो आप ये सोचोगे कि श्री क्या है, एक लड़की है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि श्री जो है वो एक मेल पर्सन है, और ये आपका कॉमन सेंस यहाँ गलत हो सकता है। उसका कारण मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। श्री ने जय की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए कहा, तो कौन कह रहा है, श्री। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा यहां से होती है, मेरी से। श्री कहता है कि मेरी बेटी, तो श्री की बेटी ऐसा बोला गया है। श्री की बेटी यानी मेरी बेटी की माँ, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी किसकी, श्री की पत्नी की बात हो रही है। मेरी बेटी की माँ के पिता, तो ये मेरी यानी श्री की पत्नी के पिता हो गए, का बेटा यानी कि यहाँ पर उनका बेटा आएगा, तो ये हो गए आपस में भाई बहन। वह है, ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। क्या कहा मैंने, वह मेरी माँ, तो क्वेश्चन हमेशा यहां से शुरू करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको करना हो तो हमेशा यहां से शुरू करना है आपको पढ़ना। यहां से कैसे आपको पता चलेगा, जब भी बोलने वाला पर्सन, यहाँ पर बोलने वाला पर्सन कौन है, श्री। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, मेरी बेटी की माँ, तो मेरी यानी श्री की बेटी की माँ यानी श्री की पत्नी के पिता यानी कि श्री के ससुर का बेटा यानी कि श्री का साला। अब ध्यान देना क्या कहा गया, जय का श्री से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर ये जो जय है ये उस व्यक्ति का बेटा है, और प्रश्न पूछा गया कि जय और श्री का आपस में क्या संबंध है। तो भाई पत्नी का भाई क्या होता है, साला, और जो पति होगा वो बहनोई होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा, और वो है साला बहनोई। और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर लगाया होगा भाई, क्या सोच करके कि श्री जो है वो तो एक स्त्री होगी, और इस हिसाब से उन्होंने यदि सोचा होगा तो ये गलत कर सकते हैं। ऑब्वियस गलती है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ऐसे गलती हुई है तो कमेंट करके लिखना यस सर ये गलती हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क। कथन क्या है, क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तर्क, हाँ, तर्क क्या पहला आ रहा है कि हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में सहयोग देती है। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, भावनाओं और मानव अभिव्यक्ति की, तो जो कि अभिव्यक्ति यानी भाषा का तरीका, तो इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर संगीत की बात हो रही है तर्क में। दूसरी बात अभिव्यक्ति की बात हो रही है जो कि भाषा से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर भाषा और सार्वभौमिक और संगीत ये सब के सब तर्क में आ रहे हैं। अगला, हालांकि आधार, दूसरा क्या है तर्क, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति है,
संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति में भिन्न होती है। अब ये वो अतिरिक्त जानकारी हो गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संगीत और सार्वभौमिक भाषा की बात की गई थी, यहाँ किसी प्रकार की संस्कृति की बात नहीं की गई थी। इसी वजह से दूसरा वाला जो निष्कर्ष हो जाएगा या तर्क हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सही आंसर जो आएगा वो आएगा केवल 4। ये भाई साहब ऊपर चलेगा, चलो ठीक है। कहाँ चला गया, एक सेकेंड। हाँ ये रहा। तो ये देखो क्या कहा गया, केवल तर्क 1 है, वही सही होगा चौथे ऑप्शन पे। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। रीजनिंग ही हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन लेकर के बताऊंगा। ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सादृश्यता यानी एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस आकृति से संबंध बताया गया है, उसी प्रकार से ये वाली आकृति के जगह पर आपको एक नई वाली आकृति सोचना है। जो लॉजिक पहले और दूसरे में लग रहा है वही तीसरे चौथे में लगना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा सरल सा काम है। देखो ये इस आकृति में 3 लाइनें हैं, इस आकृति में 4 हैं। इसी प्रकार से इस आकृति में 4 लाइनें हैं, तो अगली आकृति में कितनी लाइनें आनी चाहिए, 5। तो ये तो आंसर गलत हो गया, दिख भी रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये भी गलत हो गया, 4 है, ये 3 है। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 5। 1 2 3 4 और 5 लाइनें आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं वही समझाऊंगा, बाकी अतिरिक्त क्वेश्चन में नहीं खींच रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। क्या कैसे ये शानदार है, देखो यहाँ पर आपको फिर से जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये बात आप समझिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि SAND, मैं इसको लिख रहा हूं SANDY, और यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, HZMW और B। अब देखो यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि आप यदि कोडिंग ढूंढने की कोशिश करोगे, यदि आप रुक गए हो, खुद करा है तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो एक बार रुक करके खुद करके देखो। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गलती हो सकती है आपसे या क्यों समय लगेगा। आपको अल्फाबेट के नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे कि काम बहुत सरल हो जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, यदि आप अल्फाबेट के नंबर अच्छे से जानते हो तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पर ये जो S होता है, S ये 19वें नंबर पे आता है। इस बात को ध्यान से समझना है, इधर से, यानी कि हम एक तरफ से बात करें, यदि आगे से 19 नहीं कहते, यदि हम H को पकड़े, पहले ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको H से समझाता हूँ। तो ये आगे से 8वें नंबर पे आता है और S आगे पीछे से 8वें नंबर पे आता है। यानी गिनती को यदि ऐसे लोगे कि A बराबर 1 B बराबर 2 तो ये सीधी गिनती है, और यदि ऐसे लोगे Z बराबर 1 फिर Y बराबर 2 तो ये उल्टी गिनती है। इस हिसाब से A जो होगा वो 26वें नंबर पे होगा। अब यहाँ पर याद रखना कि आगे से गिनती लोगे तो H 8वें नंबर पे आता है और S पीछे से 8वें नंबर पे। इसी प्रकार से A जो है आगे से पहले, Z पीछे से पहला। इसी प्रकार से आप सारे नंबर्स को जब चेक करते जाओगे, ये देखो यहाँ पर B जो दूसरे नंबर पे आता है, Y दूसरे नंबर पे। आप कोडिंग समझ गए। अब यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, C R A T और E। तो भाई सब C जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, तो ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे पीछे से कौन आता है, X। सभी ऑप्शन में पहले नंबर पे है। R जो है वो किस नंबर पे आता है, ये सोचने की कोशिश करिए। R 18वें नंबर पे आता है। तो उस हिसाब से यदि हम बात करें तो यानी सॉरी मैं पीछे से कह रहा हूं, यहाँ पर हमको पीछे और आगे के नंबरों को लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को भी हम चेक करेंगे। ऑप्शंस में देखो सभी ऑप्शंस में लगभग I और फिर Z आ रहा है, तो ऑब्वियसली I यहाँ पर आ जाएगा X के बाद, क्योंकि इसका 9वां नंबर होता है और पीछे से R का भी 9वां नंबर। इसके बाद में A का पहला नंबर, तो पीछे से Z पहले नंबर पे होता है। ये देखो आप XIZ दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसके बाद में T का नंबर क्या होता है, तो T का नंबर जो है वो आगे से कौन सा होता है, 20वां। तो पीछे से यहाँ पर 20वां नंबर G का होता है। यानी कि इस प्रकार से आप कंसीडर करोगे आगे और पीछे से, तो फिर ये 20वां होगा, और दूसरी तरफ से लोगे तो G भी 20वां होगा। इस बात को आप समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब G की यदि हम बात करें तो G आगे से कौन से नंबर पे होता है, इस बात को समझो। G आगे से होता है 7वें नंबर पे। इसी प्रकार से T जो है वो पीछे से देखोगे तो 7वें नंबर पे होगा। आगे से इधर से 20 20 30 20वें नंबर पे और G भी 20वें नंबर पे। दोनों तरफ से मैं बातें कर रहा हूँ।
ई जो है 5वें नंबर पे आता है, तो पीछे से 5वें नंबर पे वी आता है। इस प्रकार से इसका कोडिंग पहले ही हमें पता चल गया था कि एक्स आई जेड जी वी आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, आपने खुद भी प्रयास करके देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। फिर से मैं कह रहा हूं, यदि अपने आप को चेक करना है, कोशिश करके देखो, खुद मजा आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि रीजनिंग टफ है या इजी है। देखो W है, इसके बाद U आ गया W और फिर आया है U, यानी W के पहले V आता है और V यहाँ पे छोड़ दिया गया है, यानी कि -1 के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। तो T यानी कि U के पहले कौन आता है, U के पहले T आता है, और T के पहले कौन आता है, तो S आता है। तो सभी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि S आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब बात S से शुरू होगी। फिर कहां पर बात जाएगी, तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो 23, 21, तो ऑब्वियसली अगला नंबर क्या आना चाहिए, 19। 19 और 19, यानी कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। यहाँ पर तो आपको दिख भी रहा है कि ग्रीन टिक टिक कहां पर है, उसके हिसाब से भी फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पीछे वाले नंबर को आप सीधे पकड़ो, 7, 9, तो अगला आएगा 11, ये यहाँ छोड़ दो, तो ये देखो 11 आपको दिखा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप क्या है, जो आपको सुविधा लग रही है उस प्रकार से नंबरों को चेक कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कथन क्या है कि प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश की एक प्रमुख समस्या है। दूसरा कथन है कि जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है। अब ये हो गए कथन। अब इन कथन का क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? क्या हम निष्कर्ष ये निकालें कि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र समाधान है? तो पहली बात तो ये एकमात्र शब्द आ गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी तरीका यह है कि कहीं पर भी जनसंख्या की वृद्धि का पुनर्नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल से कोई इशू यहाँ पर नहीं बताया गया। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। तो हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही लग रही है हमको। इस हिसाब से केवल निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है, ये आंसर सही आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, ध्यान से समझो। यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक स्रोत एक्स देश की प्रमुख समस्या है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है। इसी वजह से मैंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर बोझ है। ये सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। यहां पर कहा गया है कथन और निष्कर्ष। अब ये जो है ना, इंग्लिश में इसको सिलोजिज्म कहते हैं, यानी कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, सभी बी क्या है, तो सभी बी जो है वो एस है। ये बन गया सभी बी एस है। इसके बाद में दूसरा कथन क्या है कि सभी एस डी है, यानी कि ये हो गया बड़ा गोला और ये बन गया डी, यानी सभी एस डी है। फिर कहा गया कुछ डी पी है, तो यहाँ पर ये जो कुछ डी है ये पी है, ये डायग्राम बन गया। अब ये निष्कर्ष इसके डायग्राम के आधार पे हम चेक करके बताएंगे कि सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि सभी बी के पी होने की संभावना है। देख लो, पहली बात तो ये समझ लो कि उसने क्या कहा, सभी जितने भी बी हैं वो पी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये गलत हो गई, क्योंकि सभी बी पी नहीं हो सकते, कुछ बी पी होने की संभावना हो सकती थी। जो बोल रहा हूं उसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ वाला संबंध इन दोनों के साथ में है, वही संबंध इन दोनों के साथ भी हो सकता है, संभावना है, लेकिन कुछ की, सब की नहीं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, कुछ एस पी है। देखो यहाँ पर क्या आपको कुछ एस पी दिख रहे हैं? पहली बात तो यहाँ बात संभावना की नहीं हुई है, इसीलिए इस बात को तर्क के आधार पे देखना कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि कुछ एस पी है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगला, कुछ डी के बी होने की संभावना है। ध्यान से समझो क्या कहा गया है कि कुछ, मैंने कहा कुछ डी के बी होने की संभावना है। तो मैंने आपको पहले भी, यदि मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप बाहर वाले शब्द से अंदर वाले शब्द में जाते हो और कुछ वाला निष्कर्ष होता है तो वो सही होता है। इसका मतलब कि तीसरा जो निष्कर्ष हो जाएगा वो सही होगा। फिर से नियम समझ लो,
बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ जाते हो और कुछ का निष्कर्ष होता है तो वो सही होता है। अगला, कोई एस बी नहीं है, ये सीधे गलत क्यों कर दिया मैंने इसलिए करा क्योंकि सारे के सारे कथन सकारात्मक थे, ये निष्कर्ष नकारात्मक है। ऐसा होता है तो निष्कर्ष गलत हो जाते हैं क्योंकि निष्कर्ष का सकारात्मक होना जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका सिर्फ तीसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा कि श्रेणी में अगला पद निकालो। बड़ा सरल सा है इसलिए जल्दी करवा दूंगा। देखो जी एच आई तो क्या आएगा जे, तो भैया जे वाला आंसर होगा। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, जे और जे। इसके बाद में 7 8 9, तो अगला क्या आएगा 10। तो भैया 10 तो दोनों में दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप करेंगे कैसे, बिल्कुल सही तो दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या कहा गया, नंबर पकड़ो, नंबर सरल है 26 24 22, तो अगला क्या आएगा 20। ये वाला छोड़ दो, क्या आएगा यहाँ छोड़ो। देखो 20 यहाँ आया, 23 यहाँ आया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया पहला। अपनी सुविधा के हिसाब से कोडिंग को चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। अब देख लो, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि त्रिभुज हैं, ऐसा पूछा गया है। अब देखो आंसर तो 31 आ रहा है, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप कोशिश करो 31 लाने की, और यदि आप नहीं ला पाते हो तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे फिर आप विचार करना कि ये सही है या गलत है। देखो है ना, पहले रोक के खुद करो फिर इसके बाद सॉल्व करना। देखो यहाँ पर बनेंगे 3, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे भी 3 बनेंगे, ये पॉइंट पे भी 3 बनेंगे, ये पॉइंट पे भी 3 बनेंगे, ये पॉइंट पे 3 बनेंगे, और ये पॉइंट पे 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, यदि नहीं आता तो सीखने के लिए कमेंट करो। तो टोटल 3 1 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दिया 18 तो मैंने गिन दिया अभी के अभी आपके सामने। 18 के बाद में अब मैं जो है वो एक और बता रहा हूँ, ध्यान देना है ना। 18 के बाद ये बना, देखो ये एक बेस लाइन गई, ये एक लाइन गई, और ये एक लाइन गई। यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से समझो, ये तो पहले एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये ऊपर वाला तो आप काउंट कर चुके हो, नीचे वाला बचा हुआ है। तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया और एक नीचे वाला ट्रायंगल ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल और अलग से ले लिए। अब इसके बाद में मैं धीरे धीरे मिटा मिटा के समझाऊंगा, क्योंकि तभी तो मजा आएगा। देखो अब ये फिर इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से बेस लाइन ले रहा हूँ यही वाली। तो बोले सर और कहाँ बन रहा है इसके ऊपर, ये देखो इस बेस लाइन पे ये और ये एक ट्रायंगल बनता दिखा आपको। अब इसमें भी ध्यान देना, ये ऊपर वाला आप ले चुके हो, नीचे वाला भी ले चुके हो, तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, ये बात याद रखना। तो ये एक और मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब फिर से मैंने ध्यान दो यहाँ पर क्या करा, ये रहा बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट। अब ये बेस पॉइंट में कहा दिखा आपको ट्रायंगल, एक ये दिखा और एक ये दिखा, लाइन मिला करके, तो ये बन गया एक ट्रायंगल। इसमें से ये वाला तुम ले चुके हो, तो बचा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला जो अभी मैंने आपको बनते बताया। तो यहाँ पर फिर से 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। इसके बाद में एक और ट्रायंगल कहाँ बनेगा, इसके लिए इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो ये मिटा दिया फिर से मैंने, है ना। मिटाने के बाद में फिर कहाँ बनेगा, देखो ये देखो, फिर यही वाला बेस लाइन लोगे और यहाँ पर ये दोनों लाइनों को मिलाओगे, तो ये एक नया ट्रायंगल बन गया। दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर वाला ट्रायंगल तो आपने ले लिया था, अंदर वाला भी ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर बचा कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अंदर वाला इसके साथ में ले लिया था क्योंकि, है ना। तो यहाँ पर बचा कौन सा, एक ट्रायंगल। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा देता हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर कहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर देखो एक और ट्रायंगल बना के तुमको बताता हूँ। अरे एक सेकेंड है ना, ये मिटा दू पहले जरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब अंदर की तरफ ये बेस लाइन आपको दिखाई दी, ये 2 लाइनें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल बना, और इन दोनों को मिला करके तीसरा बना। तो यहाँ पर फिर 3 ले लिए मैंने। धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जल्दबाजी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बाद में फिर बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी करवा दिया, आंसर नहीं आया हमारा भी, फिर से समझा दो। तो इस फिर से समझाने वाला काम नहीं करना है। देखो फिर क्या कहा गया हमने, देखो फिर कौन सा ट्रायंगल देखोगे। अब देखो ये तुमको यहाँ बेस लाइन दिख रही है, ये बेस लाइन,
इस बेस लाइन के ऊपर यहाँ से यहाँ खींचा और यहाँ से यहाँ खींचा, तो ये एक ट्रायंगल और दिख गया। अब ये तो एक ट्रायंगल ये बन गया, और एक ट्रायंगल देखो इस लाइन की वजह से बन रहा है, तो ये दूसरा वाला ट्रायंगल हो गया इसमें। तो यहाँ टोटल मिला के 2 ट्रायंगल और मैंने ले लिए। इसके बाद में और कहाँ बन रहा है फिर से समझ लो, है ना। आप तो वीडियो को जल्दी जल्दी देखोगे मेरे को मालूम है, इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ। अगला ट्रायंगल कहाँ बना, ये देखो। फिर इस बेस लाइन के ऊपर मैंने नीचे बनाया था, अब ये बन रहा है ऊपर, ये देखो यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें देखो ये वाला ट्रायंगल आप पहले ले चुके हो, ये वाला भी ले चुके हो, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ही काउंट होगा। तो टोटल मिला के अब कितने हो गए हैं मैं ये पहले बता देता हूँ। तो देखो 18, 2 20, 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30। तो बोले सर 30 तो हम भी ले आए थे, एक ही नहीं मिल रहा था। अब देखो एक और बता देता हूँ, आपको मिल जाएगा। ये देखो इस सबको मिटा रहा हूं मैं बड़े बड़े डायग्राम को, ताकि दिखा सकूं कि 31वां कहाँ पर है। तो देखो 31वां यहाँ पर है, एक सेकेंड, ये रहा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला अब दिखाई दिया। बोले सर हाँ सर, ये रहा बड़ा वाला ट्रायंगल। ये बड़ा ट्रायंगल जो है ये हमने काउंट नहीं करा था, तो ये हो जाएगा 1, और इस प्रकार से ये बने 31। आ गया आंसर 31, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये रहा वो बिंदु, ए और बी यहीं से चलेंगे। ए दक्षिण की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ए ने ये चला 10 मीटर, मैंने मान लिया कि ये 10 मीटर है, और ए यहाँ पे आ गया है, ये आया दक्षिण में। अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो ये वाले एरो पे बायां दायां और दायां बायां हो जाता है, तो मैं इस तरफ मोड़ूंगा। और कितना मीटर चला, 20 मीटर, तो ये मैंने 20 बना दिया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बायां किस तरफ जाएगा, तो बोले बायां ऊपर जाएगा। और कितना मुड़ता है, 10 मीटर, तो ये 10 मीटर वहीं का वहीं पहुंच गया, इस प्रकार से। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। किधर मुड़ा वो, बाईं ओर, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो बाईं ओर मुड़ करके फिर वो 10 मीटर चला। अब यहाँ पर आकर के उसका बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। और 10 मीटर चल के तो ये तो वहीं का वहीं पहुंच गया। इसका मतलब ए जहां से चला था वहीं पहुंच गया। फिर से समझ लेते हैं, देखो ए दक्षिण की ओर चला, हाँ भाई दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पर बायां जो है वो इस तरफ आएगा, और 20 मीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब बायां किस तरफ आएगा, इसका ऊपर की तरफ। बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो अब ए यहाँ पर फिर से आ गया। फिर इसके बाद में बी की बात कही गई है। बी पश्चिम की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो भैया बी ने पश्चिम में चलना चालू करा, क्योंकि यहीं से चलना इन्होंने चालू करा था। बी जो है 10 मीटर चला, अब यहाँ पे आ गया। अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां ऊपर की तरफ जाएगा, और 10 मीटर चला, ये आ गया 10 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो देखो फिर से वो बायां मुड़ा, और बी यहाँ पर आ गया 10 मीटर चल के। अब कहा गया है कि ए के संदर्भ में, यानी कि रेफरेंस में, बी कौन सी दिशा में है। तो देखो भाई ए यहाँ पे खड़ा हुआ है और बी यहाँ पे खड़ा हुआ है। यदि मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताऊं कि क्या होने वाला है, तो आप देखोगे कि ए से बी को यदि इस तरीके से देखोगे, तो आप इस तरीके से एरो बनाओगे, और ये जो एरो होता है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो बोले सर ये नॉर्थ होती है, और ये वेस्ट होती है। यानी ये वाली जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर पश्चिम। और इसका आंसर आ गया ये उत्तर पश्चिम। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। एक कार पश्चिम दिशा में जा रही है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने उसको पश्चिम दिशा में पहुंचा देना है, ये आ गई पश्चिम दिशा। 1 किलोमीटर जाने के बाद यू टर्न ले लेती है, मतलब वो इस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब ये याद रखना है ना, ये पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर उसने कहा यू टर्न ले लिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। और पुनः एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए 90 मीटर किधर मुड़ती है, बाईं ओर। तो बायां किधर जाएगा, इसका ऊपर, ये आ गया 90 डिग्री। अब कार किस दिशा में है, ऑब्वियसली ये उत्तर दिशा होती है, आंसर आ जाएगा उत्तर। ज्यादा टफ नहीं था, इसलिए मैंने एक ही बार में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम रहा है मेरा कंप्यूटर, चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर प्रश्न आ गया और प्रश्न का क्या आ गया, कथन आ गया। पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये रेड कलर अच्छा आता है। अगला देखिए क्या है, क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन से अधिक होता है, ये प्रश्न है। इसके लिए क्या पहला या दूसरा या कोई एक कथन जरूरी है, इसका उत्तर देने के लिए ये देखना पड़ेगा। तो शंकु का पहला कथन क्या है कि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो पहली बात तो उसने बोला कि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, ये तो पहला कथन हो गया। दूसरा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। तो सरफेस एरिया कहा गया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ज्यादा है गोले से। अब देखा जाए तो यदि आपको ये जवाब देना है कि क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन से अधिक है, तो ऑब्वियसली आपको पहले और दूसरे दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप ये जवाब दे पाएंगे कि शंकु का आयतन गोले के आयतन से ज्यादा है। क्योंकि यदि शंकु का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा जगह घेरेगा और इस हिसाब से उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1 और 2 जो है वो दोनों ही जो है कथन आवश्यक हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सरल सा क्वेश्चन है। शक्ति का संबंध वाट से है, तो यहाँ पर यूनिट का संबंध आ रहा है, यूनिट यानी कि मात्रक। तो आयतन को किस में मापा जाता है, ऑब्वियसली लीटर में। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया क्वेश्चन, ये है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त अनुक्रम यानी कि जो सीरीज है का उपयोग करके लुप्त शब्द ढूंढो। अब यहाँ पर ये शब्द है ZJMT, इसका संबंध O8HO से बताया गया है। कैसे, ध्यान दो, Z का संबंध O से है। कैसे, देखो Z है ये रहा O, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का। फिर इसके बाद में J का संबंध 8 से बताया है। तो देखो फिर से समझो, ये रहा J और ये रहा 8, यानी कि आपको अब पीछे की तरफ जाना है। एक बार आगे की तरफ आप गए थे तो आपको O मिला था, एक बार J से 8 जाने के लिए पीछे जाना है। यही संबंध M और H में भी दिख रहा है। ये देखो M, ये 3 छोड़े तो H आ गया। इसी के बाद में T का संबंध O से, तो ये देखो ये T है और ये O है, तो ये 3 पीछे गए तो O आ जाएगा। इसका मतलब 3 आगे जाओ 3 पीछे जाओ, तो W के लिए 3 आगे जाएंगे। पहले तो मिटा देता हूं ताकि मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि दिख भी रहा होगा। अरे भाई ये तो मिट ही नहीं रहा। चलो ठीक है, मिट गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर। तो देखो W के लिए हमको 3 आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर W के लिए 3 आगे जाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 आगे गए तो क्या आया, Q। तो ये मैंने लिख दिया Q, तो सभी ऑप्शन में Q दिख रहा है। फिर G के लिए मैं पीछे जाऊंगा, तो 3 पीछे गया तो क्या आया, P। तो देखो यहाँ पर Q के बाद P आएगा। फिर V के लिए 3 आगे जाऊंगा तो 1 2 3 तो क्या आएगा, 5 आएगा। और फिर यहाँ पर 6 के 3 पहले, तो यहाँ पर 6 के 3 पहले तो फिर Q आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा QP5Q। QP5Q इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये रहा प्रश्न। प्रश्न क्या है कि यदि ये चिन्ह को प्लस कह रहे हैं और ये चिन्ह को डिवाइड, मैं बता देता हूं, ये वाला चिन्ह जो है प्लस है और ये जो गुणा है इसको हम डिवाइड यानी भाग कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, 55 में ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, 55 इसकी जगह पर ग्रेटर लेस की जगह पर प्लस आएगा। फिर क्या आ रहा है, 10। फिर ये उसने ब्रैकेट लगाया और फिर जो चिन्ह लगाया, फिर संख्या है 10। ये देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, गुणा, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा ये डिवाइड। और फिर ब्रैकेट लगा करके ये 10 और 10, फिर ब्रैकेट लगा करके ये चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो ये 120 आ जाएगा। तो इसका मान बताना है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 65। इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से, और इसके बाद में इसको जोड़ना किससे है, 120 से। अब मैं यहाँ पर इसको सरल कर देता हूं, तो यहाँ पर ये हो गया 5 से 2 बार और ये 5 से 13 पंजे 65, इसको जोड़ूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 240। और ये 13 इसमें मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो 3 4 और 1 5 और ये 253, 240 है ना। हाँ, अब इसका मैं आधा कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसको मैं आधा करता हूँ तो 200 का आधा तो 100 हो जाएगा
50 का आधा 25 और 3 का आधा 1.5, तो आंसर आ जाएगा 126.5। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सरल सा प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। क्या कहा गया? दर्पण प्रतिबिंब बताओ, एम एन यदि दर्पण है तो। मैंने कहा है हमेशा दर्पण में पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, इसलिए ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ये खाली गोला पास आना चाहिए, ए आंसर हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, दोनों खाली गोले हैं नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर सी वाली छवि आएगा, और सी दिया है पहले ऑप्शन पे, यानी कि आंसर आएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न और कथन। प्रश्न का जवाब देना है इन कथनों के आधार पे। कितने कथन आवश्यक होंगे? श्यामा काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है? 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। प्रश्न क्या है कि श्यामा काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए कौन कौन से कथन जरूरी है? वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। देखो कहीं पर भी पसंद की बात नहीं कही गई, मतलब पहला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि पसंद की बात नहीं की गई है, बात की गई काल्पनिक कहानियों की किताबें क्यों पढ़ती है, पसंद की बात नहीं है। प्रश्न में कहीं पर भी इसका इंगित नहीं किया गया है। दूसरा कथन, उसके पास कल्पनात्मक प्रवृत्ति है, यानी कि सोचने, इमेजिनेशन करने की पावर है, यानी सोचने की क्षमता है। तो दूसरा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक कहानियों की ही तो बात हो रही है। क्योंकि काल्पनिक कहानियां क्यों पढ़ती है, ये प्रश्न है। तो इसका एक जो कथन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि उसके पास कल्पनात्मक प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है, लेकिन कथन 1 पर्याप्त नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, मजा भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो क्या क्वेश्चन है, डी एल बी एफ, यानी कि यहां पर डी एल का संबंध बी एफ से बताया है, एच आर का संबंध डी आई से बताया है। इसी प्रकार से डी पी का आपको संबंध बताना है। अब देखो फिर से बोल रहा हूं, यदि चाहते हो कि रीजनिंग को आप अच्छे से समझ पाओ तो पहले खुद करा करो, तभी आपको समझ में आएगा। देखो डी यहाँ पर आप पहले करके आ चुके हो, ये मैं सोच के अब करवा रहा हूं। डी यहाँ पर है 4, डी का नंबर 4 होता है, और एल का नंबर क्या होता है, इसको हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एल का नंबर 12 होता है, इसके बाद में बी का नंबर 2 और एफ का नंबर 6 होता है। एच का नंबर क्या होता है, एच का नंबर 8 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है। अब यहाँ पर आप पैटर्न समझो तो ये देखोगे कि 2 का डबल जो है 4 है, 6 का डबल 12 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 9 का डबल 18 है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये 4 दिया है, ये 4 होता है डी, है ना। और इसके बाद में ये जो पी नंबर है इसको आपको विचार करना है, तो ये जो पी होता है ये 16 होता है। यानी कि 4 का आधा करो तो 2 आता है, और 2 क्या होता है, बी, और 16 का आधा करो तो 8 आता है, और 8 क्या होता है, एच। इसका मतलब आंसर आ जाएगा पहला। मजा आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कमेंट जरूर करना यदि मजा आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, लगभग खत्म होने वाला है। कथन, प्रश्न ये कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। पहले कथन पढ़ लेते हैं। क्रिकेट के एक खेल में ओवर की समाप्ति पर, हाँ, तो क्रिकेट के एक खेल में ओवर की समाप्ति पर बल्लेबाज साइड नहीं बदलते, ये पहला कथन है। एक विशेष डिलीवरी पर अधिकतम 4 रन बनाए जा सकते हैं। और तीसरा कथन है 20 ओवर में एक बल्लेबाज अधिकतम स्कोर 423 बना सकता है। अब इस हिसाब से हमको इन ऑप्शंस को चेक करना है, और यहाँ पर पहले ही आपको पता चल गया कि पहला सही है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं कि इसको आंसर को करना कैसे था। देखो कथन 3 सही नहीं है ऐसा वो बोल रहा है, यदि केवल कथन 2 सही है। तो यदि हम इसको एक चेक करें कि 2 और 3 बोल क्या रहा है, तो वो बोल रहा है कि कथन 3 सही नहीं होगा, यानी कि 20 ओवर में एक बल्लेबाज अधिकतम 423 रन नहीं बना सकता, क्योंकि कथन 2 यदि सही होगा, एक डिलीवरी पे यदि 4 रन बनते हैं, तो ध्यान दो
यदि 20 ओवर हैं, ध्यान से समझना है, 20 ओवर हैं, तो यानी कि एक बॉल पे, एक ओवर में 6 बॉल होंगी, और इस हिसाब से प्रत्येक बॉल पे यदि 4 रन बन रहे हैं, एक विशेष डिलीवरी पर अधिकतम 4 रन, तो 6 चौक 24 होता है, यानी कि अंतिम डिजिट 4 बनना चाहिए, और यहाँ पर 3 आ रहा है। इसीलिए उसने कहा कि यदि कथन 3 सही नहीं है, कथन 3 सही नहीं है, यदि केवल कथन 2 सही होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात मेरी समझ गए होगे आप। क्यों? क्योंकि यदि आप 4 ही 4 मारोगे तो इस हिसाब से यूनिट डिजिट यानी आखिरी जो नंबर होगा वो 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसीलिए उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, और नहीं तो इस बात को समझ लो कि आपको हर एक ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर मैंने सीधे आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जो है ना बारीक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। ये देखो, उम्मीद करता हूं अब आपको दिख जाएगा, और मैं आपको ध्यान से समझिए, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस बात को समझना आप कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर यह है कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़े से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है, और ये रहे 1 2 3 4। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो 4 आकृतियां हैं, यही आपको हर एक आकृति में ढूंढनी है। तो यदि आप पहली आकृति को देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई आकृति नहीं मिल रही है। ये वाली आकृति देखो, ये वाली, इस आकृति में पहले वाले में चेक करो, नहीं मिल रही, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये कोना दिख रहा है आपको, ये कोना, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मिटा मिटा के बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आप सोच सकते हो। तो देखो दूसरे वाले डायग्राम में भी आपको, यदि आप सोचते हो कि सर मुझे ये वाली आकृति तो मिल गई है, लेकिन गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये जो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति जैसे मिल रही है, उसको देखोगे तो यहाँ पर ये कोना नहीं मिल रहा है, जबकि ये वाली आकृति जो है इसमें कोना दिख रहा है। देखो मैं मिटा देता हूं, ये देखो कोना दिखा, कोना दिख गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कोने वाली आकृति है ये यहाँ नहीं दिख रही, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में यदि आप गौर से देखो तो आप देखोगे कि सबसे ऊपर की तरफ ये वाली आकृति दिख रही है, ये देखो ऊपर से। उसके बाद में इस तरफ, दूसरी तरफ आपको ये कोने वाली आकृति मिल गई, और इस तरफ ये एक जैसी दिखने वाली आकृति मिल गई 1, और नीचे की तरफ आपको ये ऊपर वाली आकृति मिल गई। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, और आंसर दूसरा इसका सही है, आकृति तीसरी सही है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 94 क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न से प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सवाल है कि लतिका और गीतिका बहनें हैं, अब से 5 साल तक दोनों लड़कियों की कुल उम्र क्या होगी। तो कथन क्या है कि लतिका अब 10 वर्ष की है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ एक जानकारी मिल रही है। अभी देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। गीतिका लतिका से बड़ी बहन है, यानी दोनों ऑप्शन अपने आप में भी जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात ना मिल के जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब कि यदि आप सवाल ये करना चाहते हो तो ये दोनों इंफॉर्मेशन देने पे भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त नहीं है, ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है क्या, वरना खत्म करेंगे। यस, आ गए 100 क्वेश्चन तक, कोई आंसर नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन नहीं बचा। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए। मजा आया है तो कमेंट जरूर करा करो, मेरी रिक्वेस्ट है। और टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, जल्दी से जल्दी लाइक करो और वीडियो को आगे बढ़ाओ, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सबको। मिलते हैं नेक्स्ट एक पेपर के साथ में। थैंक यू।